अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 11.8 स्टार्ट करना है, जो कि है नल मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, नल मेथड ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाए अंडर सर्टन कंडीशन। उस किस्म के मेथड को हम नल मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये जो नल मेथड है ये मुख्तलिफ डिवाइसेस का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अगर हम आपके कोर्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको दो डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा, एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है पोटेंशियोमीटर। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को देखें तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी नल मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन है, और जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी नल मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन है। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमारे कोर्स में व्हीटस्टोन ब्रिज को अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और पोटेंशियोमीटर तो आपको अपने नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि अगर आपने अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को या ईएमएफ को मेजर करना है तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन दोनों डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करने में हेल्प आउट करता है, और पोटेंशियोमीटर अननोन वोल्टेज को या ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नल मेथड है क्या कि इट इज़ द मेथड इन विच galvanometer show ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस वर्किंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके मैंने आपको पहले बताया कि हमने दो डिवाइसेस के बारे में बात करना है। नंबर 1 हम देखें तो हमने जिस डिवाइस की बात करनी है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक किस्म का सर्किट होता है, और इसमें देखें इसका जो इंट्रोडक्शन था या जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था उसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, तो इसमें ये जो व्हीटस्टोन है ये तो साइंटिस्ट के नाम से आ गया ना। और ब्रिज क्या होता है? ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है, जैसे अभी देखिए मैं भी आपके सामने एक सर्किट बनाऊंगी, ये इस तरह का सर्किट जो कि डायमंड शेप होता है, और इसमें दो ब्रांचेस के दरमियान में कहीं पर भी आप एक डिवाइस सैंडविच करके अटैच कर देते हैं, इस किस्म के सर्किट को हम ब्रिज सर्किट कहते हैं। जैसे ये देखें मैंने एक डायमंड शेप सर्किट बनाया है, और ये देखें इस सर्किट की एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है। इन दोनों ब्रांचेस के दरमियान में यूं डायगनली अगर आप इस तरह से गैल्वेनोमीटर अटैच कर लें, या आप यूं डायगनली गैल्वेनोमीटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अटैच कर दें, तो इस किस्म के सर्किट्स को स्टूडेंट हम ब्रिज सर्किट कहते हैं। ठीक है, और देन हमने क्या करना है कि इसको आगे जाकर एक पावर सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, हो गया। अब इन रेजिस्टेंसेस को हम नाम दे देते हैं, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। और इसमें से हम कह देते हैं कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर जब आप एरो हेड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की, और हमारे कोर्स में इस सर्किट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट इस्तेमाल करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये चार्ल्स व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था, और इस डिवाइस का काम यह है कि ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी स्टूडेंट्स हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं थियोरेटिकली, वैसे तो डिवाइसेस को हमें यूज़ करना आना चाहिए, तरीकाकार आना चाहिए कि आप किस तरह से उस डिवाइस को यूज़ करके रीडिंग्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरी में देखें तो हमें फिर डिवाइसेस के बारे में कुछ 3-4 बातें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा सर्किट है जिसका इस्तेमाल करके हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जिसका इस्तेमाल करके हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 जो हेडिंग हो जाएगी वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और मैंने आपको डेफिनेशन बोल दी है, आप अपने पास नोट्स में मेंशन कर लेंगे। इट इज़ अ डिवाइस या इट इज़ अ सर्किट, डिवाइस नहीं आप कहेंगे, इट इज़ द सर्किट in which we can find unknown resistance of any resistor। आप किसी भी resistor की unknown resistance को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
नंबर 2 स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर वो डिवाइस बना है। तो देखिए नंबर 1 पे हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, ठीक है। और इन 4 रेजिस्टर्स में से 2 आर नोन, 1 इज़ वेरिएबल और 1 जो है वो हमें अननोन होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि इस सर्किट में 4 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 2 हमें नॉन रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक वेरिएबल होती है और एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो हमने कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। नंबर 2 हम यहाँ पर दूसरा जो इस्तेमाल करते हैं वो गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट्स। और गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करके देता है, ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पर हमने कोई भी ईएमएफ सोर्स इस्तेमाल किया है, बैटरी या पावर सप्लाई का हमने कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। नंबर 3 जो है वो हमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और इस डिवाइस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, नल मेथड ऑफ मेजरमेंट। नल मेथड ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमारा गैल्वेनोमीटर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम गैल्वेनोमीटर, जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उस केस में हमारा गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। और देन फर्दर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके या वैल्यूज पुट करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं वो आपको डेरिवेशन बताती हूँ। और नंबर 4 जो है वो आपको इसकी वर्किंग आनी चाहिए कि वर्क कैसे करता है। तो आप लिखेंगे कि जी इसका जो बेसिक वर्किंग है वो ये है कि अगर आप इस सर्किट में देखें ना तो हमारे पास 2 ब्रांचेस बन रही हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली ब्रांच जिसके साथ PR रेजिस्टेंस अटैच है और एक ये वाली ब्रांच स्टूडेंट्स जिसके साथ QS रेजिस्टेंस अटैच है। तो हम कहते हैं कि हम इन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करेंगे कि द ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि हम रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करेंगे कि द ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। और ब्रिज बैलेंस कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है कि इफ़ PR इज इक्वल्स टू RS, कि जो दोनों ब्रांचेस के साथ आपने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं ना, इनके रेजिस्टर्स के जो कम्बिनेशन है ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हम इस कंडीशन में हम कहेंगे कि द ब्रिज शुड बी बैलेंस। तो हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुका होगा, ठीक है। ये इसका वर्किंग होगा। और नंबर 5 जो है वो आपने इसमें इसकी डेरिवेशन कर लेनी है। अभी हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन में आप एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे जिस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने रेजिस्टर्स अटैच किए हुए हैं इन रेजिस्टर्स में से फ्लो करने वाले करंट को मेंशन कर लेते हैं। तो देखें ये आपने कोई भी बैटरी का सोर्स लगाया ना, जहाँ से सम अमाउंट ऑफ करंट I फ्लो करके आ रहा होगा। अब अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखें तो देखें यहाँ से आगे करंट को मूव करने के 2 पाथ्स मिल रहे हैं। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था किरचॉफ्स लॉ वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट जहाँ से आगे करंट को मूव करने के डिफरेंट पाथ्स मिल रहे होते हैं उसको हम जंक्शन या नोड का नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा जंक्शन। और जंक्शन से आगे चलेंगे तो करंट के पास 2 पाथ्स हैं। यहाँ से मूव करने वाले करंट को हम I1 कहेंगे, यहाँ से मूव करने वाले करंट को हम I2 कहेंगे, इधर से मूव करने वाला करंट I3 हो जाएगा और यहाँ से मूव करने वाला करंट स्टूडेंट्स I4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये करंट्स को नेम्स असाइन कर दिए हैं कि कौन से रजिस्टर में से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास फिर स्टूडेंट्स इक्वेशन बन जाएगी कि I1P इज इक्वल्स टू I2R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास ओहम्स लॉ क्या होता है। बाय यूजिंग ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर आपने I की वैल्यू लेनी है तो वो हो जाएगा V डिवाइडिंग बाय R, ठीक है। करंट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब देखें I1 इज इक्वल्स टू I1 I3 के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा E डिवाइडिंग बाय P प्लस Q, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं 2 रेजिस्टर्स हैं ना, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस P और Q है ये आपस में सीरीज कम्बिनेशन में अटैच है, तो फिर हम लिखेंगे P प्लस Q, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू I4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R प्लस S। यहाँ पर भी
ये जो दो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज़ कम्बिनेशन में अटैच है। तो हमने पिछला जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो सीरीज़ कम्बिनेशन में होता है उसका फार्मूला दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड अप करने से मिलता है। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आपने लिखी हुई हैं इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 में I1 की जगह पे हम लिखेंगे E डिवाइडिंग बाय P प्लस Q P, और I2 की जगह पे आ जाएगा E डिवाइडिंग बाय R प्लस S R। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा E P डिवाइडिंग बाय P प्लस Q, हमारे पास आ जाएगा और इसी तरह से दूसरी साइड आ जाएगा E R डिवाइडिंग बाय R प्लस S। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी E P को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R प्लस S के साथ, और E R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P प्लस Q के साथ। ठीक है, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा E P R प्लस E P S इज इक्वल्स टू E R P प्लस E R Q। अब देखें इस इक्वेशन में से अरेंज करें तो यहाँ पर भी E R P है, यहाँ पर भी E R P है, तो अब इसको इक्वेशन में एक तरफ ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, E P R प्लस E P S, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस E P R इज इक्वल्स टू E Q R हो जाएगा। अब देखें ये प्लस के साथ, ये वाला प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा E P S इज इक्वल्स टू E P Q आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इक्वेशन को हम E से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर लें इधर भी डिवाइड कर लें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा P S इज इक्वल्स टू R Q। अब यहाँ से हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस था ना जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी वो R था, तो R की वैल्यू आ जाएगी P मल्टीप्लाई S डिवाइडिंग बाय Q। ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बताया कि चार्ल्स व्हीटस्टोन ने हमें इस ब्रिज सर्किट के बारे में बताया था। और ब्रिज सर्किट कौन सा होता है कि ऐसा सर्किट डायमंड शेप हो, ये ज़रूरी नहीं है कि डायमंड शेप हो, कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर डायगनल्स में हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अटैच कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखें डायगनली हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, इस तरह अटैच करें या आप यूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अटैच कर दें तो फिर इस तरह का जो सर्किट होगा उसे हम ब्रिज सर्किट कहेंगे। ठीक है, फिर ये डिवाइस है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसका इस्तेमाल करके हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, फिर वर्किंग में ये काम कैसे कर रहा होता है, और फिर आपने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स का इस्तेमाल करके अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव कर लिया जो कि था P डिवाइडिंग बाय Q मल्टीप्लाइड बाय S। P और Q नॉन रेजिस्टेंस थे और S जो है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस था जिसको चेंज करना है आपने, और R जो है वो अननोन रेजिस्टेंस था। तो अगर आपको इन तीन की वैल्यूज़ पता हो तो इनको पुट करके हम रिमेनिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने जिस डिवाइस के बारे में बात करनी है वो है पोटेंशियोमीटर। अगर आप पोटेंशियोमीटर को देखें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है पोटेंशियो एक है मीटर। अगर हम पोटेंशियो वाले पार्ट को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, और अगर हम मीटर वाले पार्ट को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसका इस्तेमाल करके लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे जैसे इस टॉपिक पे आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का और लेंथ का आपस में क्या कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस के बारे में जब लिख रहे होंगे तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक पर्पज़ इसका टू मेजर द अननोन पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, नंबर 2, हम जब भी किसी डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, तो ये कौन कौन से पार्ट्स पर से मिलकर बना है ये डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जनरल इसके कंपोनेंट्स बता दूंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट्स मैं यहाँ लिखूंगी वो हर सर्किट में इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा ना ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, अभी आगे चलकर हम इसके मल्टीपल पर्पज़ देखते हैं।
तो जिस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करके हम इसकी सर्किट डायग्राम बना देंगे। ठीक है, नंबर 1 तो ये EMF सोर्सेज इसमें इस्तेमाल होते हैं, 1 2 डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस के कौन सा पर्पस आप इस्तेमाल करें। ठीक है, नंबर 2 जो है वो हम इसमें वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर वोल्टेज। नंबर 3 स्टूडेंट्स हम इसमें एमीटर का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर करंट। नंबर 4 हम इसमें रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रजिस्टर है। रियोस्टेट सर्किट में इसलिए लगाया जाता है कि हम अपने सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है वो हम जॉकी का इस्तेमाल करते हैं। जॉकी भी एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि आपको किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर, अगर आपके सामने सर्किट बना हुआ है ना, तो आपने किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर करंट की वैल्यू लेनी है तो हम सर्किट में जॉकी अटैच करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो हम करंट की वैल्यू चेक करने के लिए वहाँ पर अपना हैंड टच करें। अगर हम हैंड टच करेंगे फिर तो हमें करंट लगता है, तो इसलिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ जॉकी। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके, और फिर सम टाइम हम रेजिस्टेंस बॉक्सेस का इस्तेमाल भी करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, 2 टाइप्स होती हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स। अपने नाम से ही आपको बता रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स की लिमिट लो होती है, कम होती है बनिस्बत के हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के। और लास्टली हम यहाँ पर कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, 1 या 2 की का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जब आप की क्लोज कर देते हैं तो आपका सर्किट क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है और सर्किट में से करंट फ्लो करता है, और जब तक की ओपन होती है तो सर्किट एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है और आपके सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ठीक है, नंबर 3 अगर आप देखें तो हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेंगे, और हमें बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नल मेथड ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, हम कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल करके गैल्वेनोमीटर से 0 डिफ्लेक्शन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद हम अपना मज़ीद जो मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करते हैं उसके लिए जो चीज़ें हमें नॉन होती है, जो अननोन होती हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करके और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम अपना जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है वो अचीव करते हैं। ठीक है, और नंबर 4 यहाँ पर आपको मैं इसके पर्पसेस बता देती हूँ कि हम किस किस पर्पस के लिए पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन EMF। अगर आपने अननोन EMF कैलकुलेट करनी है तो फिर हम इस तरह के सर्किट को यूज़ करेंगे। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किसी भी सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 EMF सोर्सेज। 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज को कंपेयर करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक बात या एक इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि वाई टू यूज़ पोटेंशियोमीटर, कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल ही क्यों करना है। तो देखिए आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए नंबर 1 पर जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट में तब कर रहे होते हैं जब वोल्ट मीटर की अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा हाई हो कि कोई भी अमाउंट ऑफ करंट वोल्ट मीटर से पास ना करे, फिर वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है ना, रेजिस्टर है, और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर अटैच किया है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर एग्जांपल बैटरी है, तो अब अगर इस वोल्ट मीटर से आपने वोल्टेज मेजर करने का काम लेना है तो वो कैसे होगा कि देखिए अगर यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके आ रहा है ना, तो ये पॉइंट फिर जंक्शन बन गया है। जंक्शन में मूव करके करंट के पास जाने का ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, लेकिन हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि कोई भी करंट वोल्ट मीटर से पास ना करे, सारा का सारा करंट इस रेजिस्टर में से पास करके जाए, फिर हम वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है वो हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम CRO कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। लेकिन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो यूज़ होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, मतलब मैट्रिक FSC लेवल पर समझाया बताया तो जाता है,
लेकिन इसका यूज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर हम इसको भी यूज़ नहीं कर रहे। जो सबसे बेटर और आसान वे ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो हमारा पोटेंशियोमीटर ही होता है। ठीक है, तो हम जब एफएससी के प्रैक्टिकल्स भी करते हैं तो फिर उसमें हम पोटेंशियोमीटर के बारे में एक पूरा प्रैक्टिकल है जिसमें हमें डिवाइस दे दिया जाता है और ये बना बनाया सर्किट होता है, और उस सर्किट में से हम जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला जो अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो आपको इसमें बात पता होना चाहिए वो वर्किंग पता होना चाहिए। तो इसमें भी हमने यही कहा कि हम गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करके इस तरह से रेजिस्टेंसेस को अरेंज करते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दे, और फिर हम उसके जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर देता है, फिर हम जिस काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट करके अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 जो हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने कहा ना ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, तो अगर हमने अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करना है तो फिर हम उसके लिए किस किस्म का सर्किट बनाएंगे वो यहाँ पर देख लें। नंबर 1 टू फाइंड अननोन ईएमएफ। ठीक है, तो अननोन ईएमएफ को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो फिर हम किस किस्म का सर्किट बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर के साथ स्टूडेंट्स हमने एक रियोस्टेट अटैच किया। रियोस्टेट के साथ हमारे पास एक वोल्टेज का सोर्स है जिसे हम V कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसकी जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कैपिटल R है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और सर्किट है, ये जो पहले मैंने भी बनाया ना इसको हम कहेंगे ये प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब बेसिक सर्किट ये है, और इसके साथ जो हमने एक सेकेंडरी सर्किट बनाना है उसके अंदर हमने क्या अटैच करना है, उसके अंदर भी हमने एक ईएमएफ का सोर्स अटैच करना है, गैल्वेनोमीटर, और फिर ये जाकर हमने जो है वो जॉकी लगा दी। ये जो सर्किट है इस किस्म के सर्किट का इस्तेमाल करके हम अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें आप सोच रहे होंगे याद क्या रखना है, तो स्टूडेंट्स आपने बस इतना याद करना है, या जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप ये बातें मेंशन करेंगे कि ये जो पूरा सर्किट बनाया है ये 2 सर्किट पर मुश्तमिल है। इसमें पहला वाला जो है ये प्राइमरी सर्किट है, सेकंड वाला जो है वो सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है, और इस प्राइमरी सर्किट में अगर हम देखें तो हमने एक ईएमएफ, रियोस्टेट, अननोन वोल्टेज और एक रेजिस्टर या एक वायर जिसकी लेंथ L है उसकी रेजिस्टेंस R है वो इस्तेमाल की है, और जो सेकेंडरी सर्किट है वहाँ पर हमने एक ईएमएफ सोर्स, गैल्वेनोमीटर और बैटरी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और एक बात जो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है वो ये है कि देखिए पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल और लेंथ दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पोटेंशियल और लेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप बना, तो हमें पता है कि ओहम्स लॉ हमें ये कहता है कि बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हमें ये बता रहा होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर या रेजिस्टेंस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी कीपिंग करंट कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आप यहाँ इस रिलेशनशिप को देखें तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो V = IR बनता है। ठीक है, और फिर हमें ये भी पता होता है कि कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस के जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, तो हमने पढ़ा होता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक होती है लेंथ, एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं मतलब टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट उन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन ज़्यादातर हम इन 2 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो उनमें हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो इनको कंपेयर करने से हम ये बात लिख सकते हैं ना, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हम ये बात लिख सकते हैं ना कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वो इसी चीज़ को अगर हम अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक का स्टूडेंट्स पेज नंबर 212 है, और जो इससे प्रीवियस पेज है ना उसमें तो जस्ट आपने 211 पे तो आपको बताया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है और इसके जो बेसिक पर्पसेस हैं जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 पर्पस लिखे हुए हैं। और पेज नंबर 212 को अगर आप देखें तो वहाँ पर इसने आपको बताया हुआ कि
बेटर आउटपुट इन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। मतलब हम पोटेंशियोमीटर, जैसे ये मैंने आपको 5th हेडिंग बताई ना कि पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि ये हमें वोल्ट मीटर के मुकाबले में अच्छी वोल्टेज कैलकुलेट करने का जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट परफॉर्म करता है, इसलिए हम वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। फिर सर्किट्स में देखें तो कह रहा है लेट्स मेक अ सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैं इसको रीड नहीं करती हूँ, ये आपने फिगर नंबर 11.14 में जो सर्किट है आपको उस सर्किट की एक्सप्लेनेशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखें तो कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड लेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। Ohm's law describe direct proportional relationship between potential and resistance under constant current condition, ठीक है। और फिर कह रहा है V is directly proportional to R, current is constant, resistance is directly proportional to length of conducting material, यानी कि resistance is directly proportional to L, current is constant। तो हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस में आपस में कंपैरिजन करें तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है बाय कंपैरिजन ऑफ दीज पोटेंशियल रिलेशनशिप पोटेंशियल इज टेकन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। दिस फिजिकल क्वांटिटीज कंपैरिजन डिस्क्राइब दैट व्हेन, ये जो व्हेन है यहाँ से पैराग्राफ के एंड तक इस सर्किट का आपको वो रिजल्ट बता रहा है। क्या बता रहा है कि व्हेन कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एंड पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि जो लेंथ है वो और जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब किसी भी सर्किट में से कांस्टेंट चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट इसके जो दो और पर्पजेज हैं अभी हम उनके लिए सर्किट डायग्राम बनाकर उनके लिए हम देखेंगे कि हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल 2 ईएमएफ सोर्सेज को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं और कंपैरिजन के लिए जो है वो सर्किट डायग्राम ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सर्किट का डायग्राम में देखें E1 और E2 ये 2 ईएमएफ सोर्सेज हैं जिनकी वोल्टेज को या ईएमएफ्स को आपने कंपेयर करना है। इनके साथ 2 कीज़ अटैच की गई हैं। कीज़ का काम ये होता है कि जब आप की इंसर्ट कर देते हैं सर्किट क्लोज हो जाता है तो करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये Y1 और Y2 वो पॉइंट्स हैं कि ये जो लेंथ है ना कंडक्टर की, कंडक्टिंग वायर की जिसकी रेजिस्टेंस R होती है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर हम जॉकी को अटैच करके देखते हैं कि कब हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले आपने पॉइंट Y1 पे अटैच की है जॉकी और गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन चेक की है, और फिर आपने पॉइंट Y2 पर रखी है और गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन चेक की है, ठीक है। ये जो है ये नॉन अप्लाइड ईएमएफ है, ये रियोस्टेट है और ये इस प्राइमरी सर्किट में आपने की अटैच कर दी है, ठीक है। अब इसी बात को आप अपने वर्ड्स में लिख लेंगे कि सर्किट डायग्राम में 2 सर्किट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इन दोनों सर्किट्स में हमने किस तरह से कम्बिनेशन बनाया है, पॉजिटिव को कहाँ पर अटैच किया, नेगेटिव टर्मिनल को कहाँ पर अटैच किया, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बनाने के लिए हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ बाय लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास EMF1 डिवाइडिंग बाय L1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हमारे पास EMF1 की वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगी K1L1 या KL1 आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल्स टू EMF2 डिवाइडिंग बाय L2। EMF2 की वैल्यू आ जाएगी KL2। ये हमारी कोई नंबर 2 है, ये हमारी कोई नंबर 1 है, तो आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा EMF1 डिवाइडिंग बाय EMF2 इज इक्वल्स टू KL1 डिवाइडिंग बाय KL2। ये कैंसिल, तो E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप 2 EMF सोर्सेज की वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी कर रहे होते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी हमने ये सर्किट बनाया है। इस सर्किट में देखें हमने एक पावर सप्लाई का सोर्स अटैच किया और एक की है। इस तरह जो हमारा दूसरा सर्किट है देखें ये हमारे पास एक EMF का सोर्स है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जो लाइन हम स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी लॉन्गर लेंथ की बनाते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी लाइन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब इससे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे ना तो हम सर्किट्स पर बात कर रहे होंगे। क्लास 10th में भी हमने की थी, वहाँ पर भी हमने ये बात पढ़ी थी, लेकिन अब इससे आगे ज़्यादा हम सर्किट्स बनाएंगे तो फिर आप सर्किट्स के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको सिंबॉलिक
ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, गैल्वेनोमीटर एच आर मतलब हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हमने जॉकी अटैच की है जो कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर कंडक्टिंग वायर के डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करने से आपको जो है वो गैल्वेनोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन के बारे में बताएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो E1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। हम कहते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर आपको I की वैल्यू लेनी है V डिवाइडिंग बाय R हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि E डिवाइडिंग बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्यों कि कैपिटल R तो ये रेजिस्टेंस है ना जो हमें एक्सटर्नली नज़र आ रही है, और ये जो बैटरी है इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी ना जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वैल्यू को उठाकर अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो पोटेंशियल बिकम्स E डिवाइडिंग बाय R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, तो हम कहेंगे कि E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और E2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा E डिवाइडिंग बाय R प्लस R मल्टीप्लाई R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। हम अगर इनको कंपेयर कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमारे पास 1 क्या है, E1 डिवाइडिंग बाय E2 R प्लस R मल्टीप्लाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडिंग बाय R इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 212 देखेंगे तो आपको फिगर नंबर 11.5 में दो EMF सोर्सेज को कंपेयर करने का सर्किट बनाकर बताया गया है, और जो बात मैंने आपको बताई है ये आपका पेज नंबर 212 का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आपको दो EMF सोर्सेज को कंपेयर करने का प्रोसीजर बताया हुआ है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम इसमें से क्या चीज़ याद रखेंगे एक्सप्लेनेशन में, तो आप बुक को रीड कर लें, तो कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जस्ट आपने ये सर्किट के कंपोनेंट्स को देख लेना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर कंपोनेंट के पॉजिटिव टर्मिनल को किस किस चीज़ के साथ अटैच किया, नेगेटिव टर्मिनल को। जैसे देखिए आपको वो बताएगा कि रियोस्टेट के एक तरफ हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, दूसरी तरफ को हमने की के साथ अटैच किया। फिर हम की के बारे में कहेंगे कि एक तरफ रियोस्टेट के साथ अटैच है, दूसरी तरफ ये कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L के साथ अटैच है। ठीक है, फिर सेकेंडरी सर्किट में आ जाएं तो दो EMF सोर्सेज हैं, इनके साथ हमने कीज़ अटैच की हैं। कीज़ के दूसरे एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को हमने जॉकी के साथ अटैच करके उस कंडक्टिंग वायर की डिफरेंट लेंथ्स पर मूव करना स्टार्ट कर दिया अनटिल योर गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। जब वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मतलब है नल मेथड ऑफ मेजरमेंट जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई हो गया। फिर आपने मैथमेटिकल स्टेप्स का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन की है और रिजल्ट में ये वाला फार्मूला मिला है। इस फार्मूले पे जो नॉन वैल्यू है वो पुट करेंगे, और जो भी अननोन चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको अरेंज, जैसे E1 लेना है, E1 बाय E2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे EMF 1 बाय EMF 2 आएगा ना, ये 2 लिखा हुआ है। अगर आपने E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो L1 बाय L2 मल्टीप्लाइड बाय E2 हो जाएगा, और अगर आपने E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको इस तरफ लाकर हम डिवाइड कर देंगे। तो मतलब रीअरेंज करके जो भी आपने वैल्यू लेनी है आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करके और सिंप्लीफाई करके जो भी चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। और आपकी बुक का पेज नंबर 213 है, वहाँ पर 11.6 में आपको अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सर्किट डायग्राम बताई गई है। और अगर आप इक्वेशन नंबर A देखें बुक में तो ये इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस R या जो हमारा सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है R, वो आप इस फार्मूले में जो भी चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फार्मूले को रीअरेंज करें, और रीअरेंज करके स्टूडेंट्स हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।